डियर स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज हाउ टू डिटरमाइन hybridization of central atom in simple molecules. सिंपल मॉलिक्यूल्स में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फॉर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनके लिए हम ये इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी है, दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। Number of hybrid orbitals is equal to number of sigma bonds plus number of lone pairs. तो अगर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पता होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर्स पता होंगे तो हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकेंगे तो ऑटोमेटिकली हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकेंगे। देखिए कैसे, अभी आप ये याद रखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू हमें 2 आया तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp hybridization। इसी तरह से अगर x का वैल्यू हमें 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp2। तो इसी तरह से अगर x का वैल्यू 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3। इसी तरह से अगर x का वैल्यू हमें 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d। ये आप याद रखिएगा। नाउ जब x2 आएगा तो हमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp। तो आपको स्टार्ट करना है s से, पहले आप s ले लेंगे, मतलब जैसे कि 2 लेने हैं हमें, s और उसके बाद p, क्योंकि हमें पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो है s p d एंड f। यहाँ पे हमें बस इतने ही s p और d की ज़रूरत ही होगी। तो क्योंकि हमें पता है कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल्स, ये आप याद रखेंगे। तो अगर x का वैल्यू हमें 2 आएगा 2, दैट मीन्स आपको पहले s से ही स्टार्ट करना है। इसका मतलब आपको एक s और एक p लेना है, फिर दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरह से अगर x का वैल्यू 3 आया, स्टार्ट आपको s से ही करना है, फिर एक s और p के 2, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरह से अगर x का वैल्यू 4 आएगा तो एक s p के 3 होंगे, दैट इज sp3। अगर x का वैल्यू 5 होगा तो s p के 3, चूँकि इसके 3 ही है तो उसके बाद आपको d लेना होगा, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अब हम अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स पर, ताकि हम वहाँ पे सेंट्रल एटम जो होगा
उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे यहाँ पे। देखिए तो हम यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज CH4। तो यहाँ पे अगर मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी तो इनफैक्ट जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम है। एक्चुअली हम हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेंट्रल एटम की ही निकालते हैं। एक्चुअली सेंट्रल एटम कौन सा एटम होता है? वो एटम जो एक से ज़्यादा एटम्स के साथ लिंक्ड होता है, उसी को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लिखना चाहूँगा सेंट्रल एटम is the atom which is attached to 2 or more atoms। जो एक से ज़्यादा एटम्स के साथ लिंक्ड होता है उसी को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ पे कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है और हम सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करके। ये आप नोट करेंगे कि सेंट्रल एटम किसको कहते हैं। नाउ आई विल रब दिस। देखिए नाउ x मुझे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट इज x मुझे निकालना है। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। जो भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं दे आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, जब भी 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं बताऊंगा। 2 एटम्स के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड होगा दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये सभी सिंगल बॉन्ड जो होते हैं दे आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4, तो 4 प्लस नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यहाँ पे इस सेंट्रल एटम पर आपको देखने हैं कि लोन पेयर्स कितने हैं। आप कैसे निकालेंगे इसके लोन पेयर्स कितने हैं? सिंपली आपको क्या देखना है कि आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है। तो अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं दैट इज 1s2 2s2 2p2, और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, और इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? 4 बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि इसने सभी इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में। अगर लास्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते तो वो है इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट शेल बट विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर्स कहते हैं। क्योंकि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है दैट इज 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा हमें यहाँ? अगर मैं यहाँ बताऊँ x का वैल्यू क्या होगा, दैट वुड बी 4। तो अगर x का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3। in fact in methane the hybridization of this carbon is sp3। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नाउ एक और मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम इनफैक्ट और मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ईथेन को मैंने यहाँ पे लिखा।
तो यहाँ पर ये कार्बन भी सेंट्रल एटम है, ये कार्बन भी सेंट्रल एटम है। तो अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, आपको x निकालना है। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसने कितने बनाए हैं, 1 2 3 और ये होगा 4th वन, तो सिग्मा बॉन्ड है 4। लोन पेयर कितने हैं इस कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, तो इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो फिर यहाँ पे 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, फिर 4। तो अगर x का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन, देखिए अगर x का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक और मॉलिक्यूल था। नाउ कुछ और मॉलिक्यूल्स देखेंगे आप। जैसे कि मैंने, चलो अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं, 3rd वन मॉलिक्यूल, अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, एक और मॉलिक्यूल हम ये ले लेंगे, और सी अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्योंकि ये कार्बन भी एक से ज़्यादा एटम्स के साथ लिंक्ड है, सो इट इज़ सेंट्रल एटम। तो इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, x इज इक्वल टू, मुझे x निकालना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये होगा 1 सिग्मा बॉन्ड, ये होगा दूसरा, हो गए 2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो फिर हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस। नाउ सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 ही है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्योंकि इस कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में। एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने किए हैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर इज 0। सो x इज इक्वल टू अगेन 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर, sp2। देखिए आप यहाँ पे, जब x का वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन निकाली है वो है sp2। अगर आप इस कार्बन की भी देखेंगे, दैट विल अगेन कम sp2। ये आप खुद चेक करके देखेंगे। नाउ और एक मॉलिक्यूल में दिखाना चाहता हूँ, 4th वन लाइक दिस। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल एटम है, एक से ज़्यादा एटम्स के साथ लिंक्ड है। नाउ x इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड। तो ये हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो फिर हो गए 1, और इस ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गए 2 प्लस। नाउ लोन पेयर कितने हैं इसमें, क्योंकि ये कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पर भी लोन पेयर 0 है। तो x इज इक्वल टू 2, तो अगर x 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, दैट इज sp। सिमिलरली अगर आप इसकी भी देखेंगे, दैट विल अगेन कम sp। एक और मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अगर मैं यहाँ पे अमोनिया दिखाऊं, अगर मैं अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम है, तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँगा तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे x निकालना है। x इज इक्वल टू
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, चूँकि इसने 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स दे आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स। तो जनरली आप ले लेंगे, जनरली जो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं जो मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है फिर? 1 2 3 प्लस नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यहाँ पे कितने लोन पेयर्स है? नाउ आप कैसे देखेंगे इसको? जो मैंने अभी कहा कि आपको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है पहले। सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। तो इसमें के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर आप देखेंगे इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसका मतलब इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, वो है इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के ही है, बट दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स। उनको ये लोन पेयर्स कहते हैं, इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे फिर कितने लोन पेयर हैं? देखिए आप, यहाँ पे फिर लोन पेयर 1 है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे, तो x का क्या वैल्यू आएगा फिर? अब x का वैल्यू आएगा 4। तो जब x का वैल्यू है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? दैट इज sp3। एंड इन फैक्ट इन अमोनिया द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज दैट इज sp3। तो यहाँ पे मैं पहले लिखना चाहूँगा इन लोन पेयर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी आप नोट करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा लोन पेयर्स आर electrons of the outermost shell lone pairs are electrons of the outermost shell which do not take part in bonding. We do not take part in bonding. तो लोन पेयर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वो इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं बट वी डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, उनको ही लोन पेयर्स कहते हैं। तो ये आप लोन पेयर्स की डेफिनेशन याद रखेंगे, तो इससे आप इजीली लोन पेयर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और मॉलिक्यूल में यहाँ पे देना चाहूँगा, आप इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर मैं वाटर की यहाँ पर एग्जांपल दूँ, नाउ क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? डेफिनेटली ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू 2 और मोर एटम्स। तो अगर मैं x निकालना चाहूँगा, x किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है तो हो गए 2 प्लस। अब लोन पेयर देखने हैं, सिंपली आपको क्या करना है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ऑक्सीजन दैट इज 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। क्योंकि ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो शेल नंबर 2 इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 हो गए 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसका मतलब इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? लोन पेयर्स। अब कितने लोन पेयर्स हैं? लोन पेयर हमें देखने हैं 1 2। तो यहाँ पे लोन पेयर है फिर 2। तो x का क्या वैल्यू आया हमें यहाँ पे? 2, चूँकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस 2 लोन पेयर्स हैं, तो x का वैल्यू हमें क्या आया यहाँ पे? तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें आया 4। तो अगर x का वैल्यू हमें 4 आया है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज
sp3। सो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मॉलिक्यूल्स की निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पर पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो भी एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो आप कैसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से अमोनिया है और चूंकि अगर आपको याद होगा चूंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से इसने 3 इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव है, ये लोन पेयर इस्तेमाल कर सकता है इसके साथ बॉन्ड बनाने में। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन इस्तेमाल करेगा फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। इनफैक्ट ये म्यूचुअल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि नाइट्रोजन का ही था, ये अब नाइट्रोजन और H पॉजिटिव के दरमियान शेयर होगा, म्यूचुअली शेयर। अगर ये म्यूचुअली शेयर हुआ है तो इसका मतलब ये फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड है। बेशक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, मगर इस कोवेलेंट बॉन्ड में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक पार्टनर भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और दूसरा भी। ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पार्टनर ने प्रोवाइड किए हैं। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इनफैक्ट इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप देखेंगे, इट इज़ इनफैक्ट स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्पेशल इन द सेंस क्योंकि जो भी म्यूचुअल शेयरिंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं वो एक ही पार्टनर ने दिए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें ये बताना है जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इट इज़ ऑल्सो ए सिग्मा बॉन्ड। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो हम फिर कैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। X इज इक्वल नाउ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 and 4 प्लस अब लोन पेयर कितने हैं नाइट्रोजन के पास। क्योंकि इसके पास एक ही लोन पेयर था वो इसने इस्तेमाल किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, तो इसका मतलब इसके पास अब लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे आएगा फिर 0। तो x का क्या वैल्यू आएगा 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर अगेन sp3। तो ये था ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और वहाँ पर भी हम कैसे ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। नाउ अगर हमें अब इस तरह का मॉलिक्यूल आएगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, लेट वी हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के साथ। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो इसके पास लोन पेयर है 0। तो x इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर sp3। नाउ अगर आप इसका देखेंगे इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, अगर x का वैल्यू यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड है 1 यहाँ इस कार्बन के साथ 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, दैट इज़ 4। लोन पेयर इसका 0 है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी है sp3 है। तो अगर आप इसका देखेंगे दैट वुड बी अगेन sp3 और अगर आप इसका देखेंगे इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
these central atoms in different molecules. Now एक और एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे. अगर मैं इस तरह से दिखाऊं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे X, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे, एक तो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ हो गया 4, लोन पेयर 0, तो इसका मतलब X का वैल्यू आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. नाउ इसका अगर हम देखेंगे X इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एक तो इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, एक तो हाइड्रोजन के साथ है, दैट बिकम्स नाउ 2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ. इस डबल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 3 प्लस लोन पेयर, क्योंकि इसके कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है 0. तो X इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. नाउ अगर आप इसी तरह से इसका निकालेंगे अगेन इट वुड बी sp2, और अगर आप इसका निकालेंगे दैट वुड बी sp3. एक और मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे. अगर मैं इस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखूं, नाउ इसकी हाइब्रिडाइजेशन अब आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने 3-4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं. अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पर इसके पास कोई नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. इसका इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए 1 और 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं इसने, और इसके पास लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp. व्हाट अबाउट दिस 1 और 2 दैट इज sp. इसके 1, 2 और 3 इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है, दैट इज sp2. अगर आप इसका देखेंगे 2 और 3 दैट इज अगेन sp2. तो इस तरह से अगर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, तो हम उन मॉलिक्यूल्स में हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम की निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे मैं अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं CH3CN, नाउ इसकी हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम यहाँ पे X निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 और यहाँ पे 4, लोन पेयर है 0, तो X इज इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. नाउ इसका, क्योंकि ये भी यहाँ पे सेंट्रल एटम है, क्योंकि एक से ज़्यादा एटम इसके साथ अटैच है, तो यह है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब X इज इक्वल टू लोन पेयर कितने हैं, क्योंकि इसके लास्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर है 0. तो जब X इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इज sp. एक और मॉलिक्यूल हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये इनफैक्ट एक एल्डिहाइड की एग्जांपल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, X इज इक्वल सिग्मा बॉन्ड से 4, लोन पेयर 0, तो X का वैल्यू आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. तो अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे 1, 2 और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तो X इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. ठीक है ना. एक और मॉलिक्यूल को देखेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए हमें. अगर मैं यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल लिखूं लाइक दिस. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे X का क्या वैल्यू आएगा,
कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर इसकी देखेंगे इस कार्बन की, क्योंकि ये भी सेंट्रल एटम है, एक से ज़्यादा एटम्स के साथ अटैच है, 1 2 और ये 3, x का वैल्यू यहाँ पे 3, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2। नाउ अगर आप इसका देखेंगे ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन एक से ज़्यादा एटम्स के साथ अटैच है, यहाँ पे इस साइड में राइट साइड में हाइड्रोजन के साथ और इस साइड में है कार्बन के साथ। तो नाउ x का क्या वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इसके 2 होंगे, इसके सिग्मा बॉन्ड्स 2 हैं, प्लस लोन पेयर देखिए आप, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर दिखाना चाहूँगा 1s2 2s2 2p(x2) 2py1 एंड 2pz1, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 4 6 में से इसने 2 को इस्तेमाल किया है बॉन्ड बनाने में, इसका मतलब इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 लोन पेयर। तो x नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 प्लस लोन पेयर्स कितने हैं, 2, तो ये हो गया 4। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनमें हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली है सेंट्रल एटम की। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि अगर 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा दैट वुड बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल के दरमियान एक ही बॉन्ड है बट दैट इज़ पाई बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक एक्सेप्शन है इसमें। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऑफ ये लिखेंगे, if there is single bond between 2 atoms, if there is single bond between 2 atoms, that would be always sigma bond, except in case of B2 molecule where there is single bond between 2 boron atoms and that bond is pi bond। जब भी 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा दैट वुड बी जनरली यू विल फाइंड दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। मगर एक मॉलिक्यूल है दैट इज B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल में B और B के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है बट दैट सिंगल बॉन्ड दैट इज अ पाई बॉन्ड। ये आप देखेंगे अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें आप वहाँ पे आप देखेंगे कि B2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज अ पाई बॉन्ड। तो एक आप ये याद रखेंगे एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक तो मैंने ये कहा कि जब भी 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा दैट वुड बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ B2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर 2 एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है एक पाई,
इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई होंगे, मतलब 2 एटम्स के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है एक ही सिग्मा होगा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है फिर भी एक ही सिग्मा होगा, और बाकी आई मीन जो 2 बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। मगर यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ देयर आर 2 or 3, if there are 2 or 3 bonds between 2 atoms, then only one would be sigma bond and rest would be pi bonds। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, और इसी तरह से एक अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है एक ही सिग्मा 2 पाई। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्ट इन C2 मॉलिक्यूल, जो C2 मॉलिक्यूल है वहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान 2 बॉन्ड्स हैं, मगर वो दोनों पाई बॉन्ड है। except in case of C2 molecule where there are 2 bonds between carbon atoms but both are pi bonds। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे। नाउ इसके बाद हम इस जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखी है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इसकी पहले हम जस्टिफिकेशन दे देंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर होता है। देखिए, एक्चुअली थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देना चाहता हूँ। इनफैक्ट वो आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग में, तो फिर भी यहाँ मैं एक एग्जांपल देकर वो समझाने की कोशिश करूँगा। एक मॉलिक्यूल है BF2 एक मॉलिक्यूल है। तो अगर आप इस बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हम इसकी जो बॉन्डिंग है विथ 2 फ्लोरीन वो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए हमें पहले बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो अगर हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दैट इज़ 1s2 2s2 2p0, मतलब इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p जो इसका है दैट इज एम्प्टी, इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसका हम लास्ट शेल देखेंगे, वो है यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है, मतलब ये हो गया शेल 1, ये हो गया शेल 2, और 2 में अब 2s भी आता है और 2p भी, यहाँ से आउटर मोस्ट शेल स्टार्ट होता है। नाउ एज पर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब जो बेरिलियम है ये बॉन्ड्स नहीं बनाना चाहिए, बट इट इज़ फाउंड बेरिलियम फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, इट इज़ डाइवैलेंट। अब इसकी डाइवैलेंसी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इट गेट्स एक्साइटेड टू 2p। तो इसकी जो नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है वो क्या है, फिर 1s2 2s1 2p1। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर अगर अब इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आप दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं डेफिनेटली। मगर जो ये बॉन्ड्स होंगे उन दो बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड बनेगा विथ 2s के साथ, उसकी एनर्जी डिफरेंट है, और दूसरा बनेगा 2p के साथ जिसकी एनर्जी डिफरेंट है देन 2s। मतलब इन दो जो ये दो बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे, इनमें एक बॉन्ड बनेगा विथ 2s एंड दूसरा बनेगा विथ 2p। चूँकि इनकी एनर्जी डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये दो बॉन्ड होंगे वो डिफरेंट होनी चाहिए, पर ये देखा गया है ये बॉन्ड दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं, सेम बॉन्ड्स हैं। तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हम इस तरह से समझाते हैं कि इनफैक्ट दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये एज सच फ्लोरीन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, बट व्हाट दे डू, फर्स्ट दे अंडरगो इंटरमिक्सिंग, ये इंटरमिक्स होते हैं और इस इंटरमिक्सिंग के दौरान ये अपनी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो उसको देता है जिसकी एनर्जी कम होगी, ताकि सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो और उनकी आइडेंटिकल शेप बन जाए। ये जो प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं ताकि इनकी एनर्जी सेम हो जाए और इनकी शेप आइडेंटिकल हो, इस प्रोसेस को ही कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, it is intermixing of, hybridization is intermixing of atomic orbitals in order to redistribute their energies, so that new orbitals of same energy and identical shape are formed. Is it clear? Now ये इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नाउ इस हाइब्रिडाइजेशन में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जितने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और उन नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कितने कंबाइन होंगे, दो, बनेंगे भी दो, और उन नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस बेरिलियम के इर्द गिर्द इस तरह से रहेंगे ताकि वहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। चूँकि दो ही है तो वो बेरिलियम के इर्द गिर्द इस तरह से रहेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ। और एक चीज़, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन हुए हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और उनमें ये जो जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह से इन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। इज इट क्लियर? नाउ जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल स्टेबल होने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से फ्लोरीन आएगा, ये वाला फ्लोरीन, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरह से एक और फ्लोरीन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप इस बेरिलियम के न्यूक्लियस और फ्लोरीन के न्यूक्लियस को आप ज्वाइन करेंगे, इट इज़ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस साइड से, इसी तरह से अगर आप इस वाले फ्लोरीन के साथ ये बेरिलियम के न्यूक्लियस को आप ज्वाइन करेंगे, ये दूसरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। अगर आप इनके दरमियान एंगल देखेंगे, इट इज़ 180 डिग्री। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 180, और ये तीनों एटम्स एक ही लाइन में है, दैट इज दे हैव ए लीनियर शेप। बेरिलियम डाइफ्लोराइड की लीनियर शेप है। नाउ देखिए आप इस हाइब्रिडाइजेशन में जो यहाँ पे मैंने बेरिलियम डाइफ्लोराइड की दिखाई, इसमें एक S और एक P ने हिस्सा लिया, यहाँ पे एक S और AP इंटरमिक्स हुआ है। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर कहीं पे एक S और दो P हाइब्रिडाइज होंगे तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp2। इसी तरह से कहीं पे एक S और 3P, उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कहीं पे एक S 3P 1D, दैट इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एंड सो ऑन।
अब यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं? 2। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक s और एक p, तो अगर यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं तो इसका मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे। तो जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे वो आपको स्टार्ट करना है s से। अगर 2 हुए हैं तो इसका मतलब एक s एक p। अगर 3 हुए होंगे कहीं पे तो इसका मतलब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा और 2 p। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप ये पॉइंट आपको याद रखना है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे। और अगर आपको ये पता चलेगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे तो आप फिर इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp, sp2 और sp3। सो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा फिर देखिए अगर यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 बने हैं तो इसका मतलब जो इसका पोस्टुलेट ही हाइब्रिडाइजेशन का, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 बने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हुए होंगे? 2। तो अगर 2 कंबाइन हुए होंगे तो आपको क्या करना है, फिर s से स्टार्ट करना है, फिर एक s, क्योंकि s का एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही होता है, और एक p। तो इसका मतलब यहाँ पे एक s और एक p कंबाइन हुआ होगा। तो अगर एक s और एक p कंबाइन हुआ होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर? तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, ठीक है ना। नाउ अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें 3 आए होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3। तो इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हुए होंगे? 3। तो इसका मतलब फिर स्टार्ट करना है s से ही, फिर एक s और 2 p कंबाइन हुए होंगे। तो अगर एक s और 2 p, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। इसी तरह से अगर कहीं पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें 4 आएगा, उसका वैल्यू 4 होगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन होंगे? 4। तो इसका मतलब एक s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्योंकि p के 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसका मतलब अगर 5 आएगा वैल्यू x का, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन हुए होंगे? 5। क्योंकि स्टार्ट तो आपको s से ही करना है, तो इसका मतलब एक s, p के 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज 3p हो गए 4। अभी एक आपको ज़रूरत है, दैट इज d, तो फिर ये d होगा। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। इज क्लियर? नाउ इसका मतलब अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर पता चलता है तो ऑटोमेटिकली आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाला। नाउ एक और चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो है, अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और दूसरी बात ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इनके पास लोन पेयर्स हो सकते हैं। तो यही वजह है कि अगर आपको ये पता चला कि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर्स हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और कितने सिग्मा बॉन्ड उतने फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पूरा नंबर पता चल गया तो आप फिर इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या रखना है, क्योंकि अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप कैसे निकालोगे? सिंपली आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है
कि मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास लोन पेयर्स हो सकते हैं। तो सिंपली आपको जो देखने हैं, आपको लोन पेयर्स देखने हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चल जाएगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने मॉलिक्यूल BF2 की एग्जांपल दी है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, मगर अगर आप अमोनिया देखोगे वहाँ पर एक लोन पेयर है जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास होता है। इसी तरह से अगर आप वाटर को देखोगे वहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास होते हैं। तो इसी तरह से आप उन मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वहाँ पे आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चल रहा है यहाँ पे, तो आप फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये इनफैक्ट ये था हाउ टू जस्टिफाई दिस फार्मूला, कि हम इस फार्मूला को कैसे जस्टिफाई करते हैं, कि हम इस फार्मूला से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। नाउ इसके बाद एक और चीज़, तो ये पहले आप ये पॉइंट आप लिखिएगा यहाँ पे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और दे कंटेन लोन पेयर्स। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो वो, मैं फिर कहना चाहूँगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और दे आल्सो कंटेन लोन पेयर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स contain lone pairs and form only sigma bonds। और ये सिर्फ जनरली सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है यहाँ पे, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे, एक तो उनके पास लोन पेयर्स हो सकते हैं और दे ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनफैक्ट दे फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन लोन पेयर्स एंड फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स except in case of बेंजाइन। तो अगर आप उसकी स्ट्रक्चर देखोगे वो इस तरह से है। इस तरह से है स्ट्रक्चर बेंजाइन। यहाँ पे अगर आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, वायर 1, यहाँ पे सिर्फ एक पाई बॉन्ड, सभी नहीं, एक पाई बॉन्ड, वायर 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्मड बाय इसको wire 1 pi bond is formed by hybrid orbitals। ये आपको याद रखना है। तो जनरली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड जनरली। हाँ, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है, इनफैक्ट ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाता है, ये पाई बॉन्ड भी नहीं हाइब्रिड। यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड, इन 2 पाई बॉन्ड्स में से ही एक पाई बॉन्ड बना होता है बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं ऑफ सेंट्रल एटम, और किस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं इस फार्मूला को। और मैंने ये पहले से ही कहा है कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू
simple molecules. I mean it is not applicable to coordination compounds. ये coordination compounds को apply नहीं होती हैं. In fact, coordination compounds, they are also called inorganic complexes. Now, structural representation of organic molecules, जो अब एक और टॉपिक है, structural representation of organic molecules. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनफैक्ट जनरली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाते हैं? इनमें है एक लीविस स्ट्रक्चर. लीविस स्ट्रक्चर. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मीथेन दिखाना चाहूँगा, कार्बन, और ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, तो चूंकि इस कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड को हम दिखाते हैं बाय दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स लीविस स्ट्रक्चर में. इसी तरह से इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, इसको हम दिखाते हैं बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह से जो तीसरा हाइड्रोजन है, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है ना? तो ये है लीविस स्ट्रक्चर. तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाएंगे, दिस इन दिस फॉर्म, इन दिस लीविस स्ट्रक्चर, इट बीइंग टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से हमने इस स्ट्रक्चर को हम अब इस तरह से दिखाते हैं. सिंपली हम क्या करते हैं, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डैश. सिंपली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप सी, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश, और यहाँ पे हाइड्रोजन. तो इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाते हैं बाय डैश एंड हाइड्रोजन, इस तरह से. और जो ये स्ट्रक्चर हुई है, it is in fact Lewis structure and it is called complete structural formula, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं complete structural formula. तो ये है फिर complete structural formula. तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मीथेन दिखाया. अगर मैं इसी तरह से ईथीन दिखाऊंगा, तो ईथीन को हम लीविस स्ट्रक्चर में इस तरह से दिखाते हैं. यहाँ पे कार्बन एटम 2, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है. तो इसी तरह से अब एक हाइड्रोजन इस तरह से, यह है ईथीन मॉलिक्यूल.
अब अगर हम इस तरह से इसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो यहाँ पे हम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने के लिए। अगर हम इन डॉट्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो हम एज डॉट्स दिखाते हैं, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बदले डैश दिखाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर के बदले एक डैश, मगर यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके बदले दो डैश दिखाएंगे, मतलब दो डैश मतलब डबल बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH H, तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड, ये कार्बन H और इस तरह से, तो ये होगी फिर ईथीन की, ये है मीथेन और ये है ईथीन। ईथीन ये था मीथेन, इस तरह से मैंने ईथीन की यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाई, ठीक है ना। ये इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है लीव स्ट्रक्चर, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह से अगर हम एक और मॉलिक्यूल को यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, मैं इसको रब करना चाहूँगा इस वाले मॉलिक्यूल को। अगर मैं अब, ये मीथेन था, एक और मॉलिक्यूल में दैट वुड बी थर्ड वन, या मैं नंबरिंग 3 लिखूंगा क्योंकि सेकंड वन आपने लिखा है। एक और मॉलिक्यूल है दैट इज इथाइन, वहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो ये था इथाइन। तो इसको हम अगर इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाएंगे तो सिंपली इस जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, इसके बदले हम एक डैश डालेंगे विथ कार्बन, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके बदले 3 डैशेस दैट रिप्रेजेंट द ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसके बदले कार्बन, तो ये हुआ फिर हाइड्रोजन। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। नाउ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए विच वी कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले या फार्मूलाज, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन पेयर which is involving in the covalent bond formation, which is represented by a dash, and similarly if there are 2 or 3 electron pairs, they are represented by 3 dashes। तो इस तरह से हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले मिले जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हमने डैश के ज़रिए रिप्लेस किया है। ये स्ट्रक्चर्स in which electron pair forming a covalent bond is represented by a dash, that structures they are called complete structural formulas। Is it clear? तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे इसकी, the structures क्योंकि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात करते हैं, द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायर इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्वड इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन
is represented by a dash like this. The structures of organic molecules where electron pair involved in covalent bond formation is represented by a dash is called complete structural formulas. Complete structural फार्मूले. इज क्लियर. तो इनको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलेज बताते हैं. इनको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को. नाउ एक और चीज़, यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हमने यहाँ पे एक डैश से रिप्रेजेंट किया. तो चूंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको 3 डैशेस के साथ रिप्लेस किया है. सो इट रिप्रेजेंट्स ए ट्रिपल बॉन्ड. सिमिलरली इससे पहले मैंने जो मॉलिक्यूल दिखाया था ईथीन, वहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिप्लेस किया था बाय 2 डैशेस, दैट इज अ डबल बॉन्ड. तो एनीवे, तो हम इस तरह से लीविस स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाइड तरीके में लिखते हैं इस तरह से, विच वी कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले. नो, यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हम इस डैश के ज़रिए सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स होंगे उनको हम डैश के ज़रिए नहीं दिखाते. जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, दैट इज़, अगर हमारे पास मिथनॉल है H, ये मैं इसकी लीविस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ. तो ये है ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर है और एक बॉन्ड बना रहा है विथ हाइड्रोजन. तो देखिए आप, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन इसने इस्तेमाल किए हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाने में, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है इस्तेमाल इस ऑक्सीजन के साथ बनाने में. तो इसी तरह से ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, एक तो इस कार्बन के साथ इस्तेमाल हुआ है बॉन्ड बनाने में और दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ. तो अगर हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, हमें जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय डैश. तो इस तरह से H, C, इसी तरह से एक और H, यहाँ पे ये और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनको हम डैश से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं विच आर इन्वॉल्वड इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे. नो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं एज लोन पेयर्स, या अगर आप नहीं भी दिखाएंगे वो भी ठीक है. तो इस तरह से हम जो भी लीव स्ट्रक्चर्स हैं उनको मोर कन्वीनियंट बनाते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले. उनको हम इस तरह से लिखते हैं कन्वीनियंस के लिए. तो ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं जो मैंने कहा, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है. इसकी इन स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले को एक और नाम भी दिया जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक फार्मूले और डिस्प्ले फार्मूले. तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ नोट करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले और also called graphic or display
फार्मूले। इज इट क्लियर? तो ये था रिगार्डिंग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले। नाउ ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं इसको हम और कंडेंस कर सकते हैं, मतलब इसको हम और कन्वीनियंट बनाते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो जिसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूले। तो जो हम इस तरह से दिखाएंगे, नाउ जो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डैशेस, इस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया। इथेन मॉलिक्यूल है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं एक और दिखाऊं यहाँ पे ये इथेन मॉलिक्यूल, और एक और भी दिखाएंगे यहाँ पे, इथाइन मॉलिक्यूल। यह है इसकी, ये मैं दिखा रहा हूँ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले। तो अगर हम इसको फिर कंडेंस करना चाहेंगे, इस स्ट्रक्चरों को और कन्वीनियंट बनाना चाहेंगे, लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो जो नई स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। फार्मूले लिखेंगे यहाँ पे। देखिए हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले किस तरह से बनाते हैं। सिंपली यहाँ पे जो डैशेस विच रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनको हम ओमिट करते हैं, या कहीं पे सभी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ओमिट करते हैं और कहीं पे कुछ रखते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली CH3 लाइक दिस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं सिंपली CH3। तो इसको बोलते हैं हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले। इसी तरह से अगर हम इथीन को दिखाना चाहेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड दिखाएंगे हम यहाँ पे CH2। तो इसी तरह से अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? ये वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है where we omit some or all covalent bonds, some or all dashes, in fact, some or all dashes which represent covalent bonds, and the similar atoms attached to a particular atom, they are represented by a subscript like this। क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम को सिमिलर एटम जो अटैच है वो है 3, तो हम लिखते हैं एक H, यहाँ पे 3 H के बदले हम 1 लिखेंगे, और कितने हैं ये 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो इसी तरह से इस कार्बन के दूसरे कार्बन जो है यहाँ पे वाला कार्बन, इसके कितने सिमिलर एटम्स अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखेंगे H3। तो ये इसकी फार्मूला बन गई फिर CH3। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? नाउ यहाँ पे मैं द स्ट्रक्चरल फार्मूला where all dashes, where all or
dashes representing covalent bonds are omitted and the similar atoms attached to a particular atom is shown by subscript. जिस तरह से यहाँ पे similar atoms which are attached to a particular atom, they are shown by a subscript. The statistical formula where all or some dashes represent covalent bonds are omitted, and the similar atoms attached to a particular atom is shown by a subscript is called condensed structural formulae. Now, तो ये था रिगार्डिंग कंडेंसड स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में. इनफैक्ट वो कंडेंसड स्ट्रक्चरल फार्मूले जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे उनको हम फर्दर कंडेंस कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा. अगर मेरे पास है इस तरह से CH3 CH2 इस तरह से, इनफैक्ट इट इज ऑक्टेन, ये ऑक्टेन है, तो इसको हम फर्दर कंडेंस कर सकते हैं. इनफैक्ट ये भी इसकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है. अगर हम इसको फर्दर कंडेंस करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, क्योंकि ये सिमिलर जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे CH2 होल 6 CH3. तो ये भी ये हम फार्मूला लिख सकते हैं इसकी बाय फर्दर कंडेंसिंग. इट इज़ फार्मूला बाय ये जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इट कैन बी फर्दर कंडेंस्ड and we can get this type of formula for octane. तो इस तरह से भी हम लिखते हैं, ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पे. नाउ इसके बाद एक और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला या फार्मूले हम लिखेंगे. नाउ इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूले हम किस तरह से दिखाते हैं. यहाँ पे हम सिंपली लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से CH2 CH3 CH2, फिर रफ करना चाहूँगा CH3 CH2 CH2 CH3. इस मॉलिक्यूल को अगर हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइन्स लाइक दिस. यहाँ पे 1 2 3 4 एक इस तरह से 1 2 3 4. ये जो टर्मिनल्स दे रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप्स. ये CH3 ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप.
प्रोवाइडेड कि वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, और यहाँ पे जो इनफैक्ट जंक्शन है इट रिप्रेजेंट्स कार्बन with required number of hydrogens so that its valency gets satisfied. For example, जैसे कि ये है ये वाला एंड इट रिप्रेजेंट्स कार्बन, और ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इस कार्बन ने तो एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, अब कितने हाइड्रोजन और इसको ज़रूरत है 3, तो ये फिर रिप्रेजेंट कर रहा है CH3 को। मगर ना हम कार्बन यहाँ पे दिखाते हैं और ना हाइड्रोजन, ये हमें खुद पता होना चाहिए कि इट रिप्रेजेंट्स कार्बन विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो जो टर्मिनल्स हैं दे रिप्रेजेंट CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है और दूसरा इसके साथ, तो इसका मतलब इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स CH2, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता होगा CH2। सिमिलरली इट इज CH3 एंड सो ऑन। अगर हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स की करेंगे इस तरह से बाय यूजिंग दीज लाइन्स, देन इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूले और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी डू, वी रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बाय जिगजैग लाइन्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन बॉन्ड लाइन representation, in bond line representation carbon bonds are represented by zigzag lines where terminals represent methyl groups, CH3 groups, and junctions represent CH2 groups. हाँ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहाँ पे उस फंक्शनल ग्रुप को हम दिखाते हैं। जैसे कि मैं और एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा। जनरली अगर हमारे पास सैचुरेटेड चेन होगी, सैचुरेटेड चेन दैट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय जिगजैग लाइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज रिप्रेजेंट बाय जिगजैग लाइन। तो उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो एंड होगा दैट विल रिप्रेजेंट द CH3, और जो ये जंक्शंस होंगे दे विल रिप्रेजेंट CH2। इनफैक्ट यहाँ पे कार्बन विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होगा। नाउ अब कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देना चाहेंगे। अगर हमें अब ये दिखाना है बाय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूले से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 देखो इस तरह से इसको कैसे दिखाएंगे। इट इज लाइक दिस, एक को ये है डबल बॉन्ड, फिर इट रिप्रेजेंट्स ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो लाइक दिस, ये फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इट रिप्रेजेंट्स हियर CH3, पर यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट CH2 नहीं करेगा, बट इट रिप्रेजेंट्स हियर CH। क्योंकि इस कार्बन ने तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाया है, तो 2 बॉन्ड इस कार्बन से हो गए 3, तो यहाँ पे CH होगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी CH होगा, तो यहाँ पे CH3। तो इनफैक्ट दिस जंक्शन इट रिप्रेजेंट्स द कार्बन विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे इनफैक्ट ऑफ ये पॉइंट याद रखिएगा, इनफैक्ट जंक्शन represents
represents carbon with required number of hydrogens in bond line representation. Now कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे अगर हेटेरो एटम होगा तो उस हेटेरो एटम को हम दिखाते हैं वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा. तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ब्यूटेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड दैट इज इस तरह से इसकी फार्मूला है CH3 CH2 CH2 COOH. ब्यूटेनॉइक एसिड इस तरह से अगर मुझे इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी, क्योंकि इसमें हेटेरो एटम भी है, तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा 1 2 3 4 1 2 3, ये हुआ 4 कार्बन, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसको दिखाना है इस तरह से, ठीक है ना. फिर दूसरा ऑक्सीजन ये और ये इस तरह से दिखाना है. इट इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ब्यूटेनॉइक एसिड. एक और मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा. अगर हमारे पास होगा प्रोपाइन, इस प्रोपाइन में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर इसकी फार्मूला इस तरह से होगी CH3. यहाँ पे जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम जिगजैग से नहीं दिखाते हैं. जनरली इसको हम जिगजैग से यहाँ पे नहीं दिखाते हैं. जनरल तरीका क्या है, इसको आप सिंपली यहाँ पे 3 लाइनें दिखानी है. तो इसका एंड रिप्रेजेंट करेगा कार्बन विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये भी रिप्रेजेंट करेगा कार्बन. तो इसके बाद अब ये जो 3, इसके बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है इस तरह से विथ, इसको आप ऐसे ही रखेंगे. इट रिप्रेजेंट्स नाउ CH3, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कार्बन और ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है CH. तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, जो ही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एंड होता है उसके बाद हम बेंड नहीं करते हैं चेन को, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे वहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे ये कार्बन होता है इसकी यहाँ पे इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो जिसकी वजह से ये लीनियर होगा इस साइड से और इस साइड से, ये बॉन्ड्स ये लीनियर होंगे ये बॉन्ड्स, तो जिसकी वजह से आप इसको यहाँ से ही बेंड नहीं करते हैं. तो ट्रिपल बॉन्ड में आप ये याद रखेंगे. एक तो ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में भी आप जिगजैग लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंगल बॉन्ड दिखाने में भी, स्पेशली अल्केन्स में या अल्कीन्स में, मगर अल्काइन्स में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ पहले जो पहली लाइन आपको ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो वाली लाइन दिखानी है वो आप जिगजैग नहीं दिखाएंगे, वो आप स्ट्रेट पहले दिखाएंगे, उसके बाद आप जिगजैग दिखा सकते हैं. तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा. एक और चीज़, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा, मतलब अगर हम उसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने का खतरा है, तो वहाँ पर भी हम एटम्स को दिखा सकते हैं. जैसे कि ये भी आप याद रखिएगा. अगर मैं लिखूंगा प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये हो इस तरह से CH3 CH2CN. तो इसको बॉन्ड लाइन से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2, ठीक है ना. ये हो गया 1 2 1 2. अब
अगर आप सीधे यहाँ पे n लिखेंगे तो इसका मतलब कि इस कार्बन ने बॉन्ड बना है n के साथ, पर एक्चुअली इस कार्बन ने C के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे आप CN दिखाएंगे, 1 2 3 इस तरह से आप दिखाओगे। इज इट क्लियर? तो जहाँ पर ये CN है तो यहाँ पर आप C को दिखाओगे जो N के साथ जुड़ा है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में। तो इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूले व्हाट वी डू, यहाँ पे हम जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइंस, हाँ कुछ एक्सेप्शंस है, बाय जिगजैग लाइंस, and the terminals of that line that represents the methyl groups provided there are no double or triple bonds, and the junctions they represent the carbon with required number of hydrogens। ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। अब लास्ट वन है that is called polygon formula। now polygon formula। चूंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वहाँ पे जो कार्बन एटम्स है दे आर नॉट फॉर्मिंग ओनली अ ओपन चेन बट दे आल्सो फॉर्म ए क्लोज्ड रिंग, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे इस तरह से दिखाऊं, CH2 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 CH2, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं ये आपस में इस तरह से लिंक्ड है कि इन्होंने क्लोज्ड रिंग बनाया है। तो जो ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पॉलीगन, दे आर रिप्रेजेंट बाय पॉलीगन, उनको हम पॉलीगन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉलीगन में हम किस तरह से हम इनको दिखाते हैं, जो कॉर्नर्स ऑफ द पॉलीगन होते हैं, जो कॉर्नर्स ऑफ पॉलीगन होते हैं दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स, इस तरह से ये जो कॉर्नर है दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम्स को, ये भी कर, और जो ये साइड्स हैं दे रिप्रेजेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड्स रिप्रेजेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, और जो ये कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स with required number of hydrogens। मतलब आपको हाइड्रोजन नहीं दिखानी है, ना आपको कार्बन दिखानी है ना हाइड्रोजन, सिंपली आप यहाँ पे बॉन्ड्स दिखाएंगे। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा कितने बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, दूसरा इसके साथ, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपको खुद मान लेना है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन एटम्स आपस में इस तरह से लिंक्ड है कि उन्होंने रिंग बनाया है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पॉलीगन फार्मूला से। नाउ एक और चीज़, अगर इस साइक्लिक कंपाउंड में कोई एटम होगा या ग्रुप अटैच्ड होगा अदर देन हाइड्रोजन, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस तरह से मैं दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होता कि यहाँ पे कार्बन एटम्स आपस में लिंक्ड है, उन्होंने रिंग बनाया है, मगर इसके साथ अटैच्ड है हेटेरो एटम दैट इज O। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, ये वाला पार्ट, तो ये जो OH है ये हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये होगी फिर इसकी पॉलीगन फार्मूला, तो इसी तरह से ये है इसकी पॉलीगन फार्मूला। तो अब हम पॉलीगन फार्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे नाउ
तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा पॉलीगन फार्मूला इज द, इस तरह से मैं लिखूंगा इन पॉलीगन फार्मूला, इन पॉलीगन फार्मूला, इन पॉलीगन फार्मूला cyclic compounds are represented by a polygon in which corners represent carbon atoms with required number of hydrogens, and sides of the polygon represent carbon bonds. Further, if atoms or groups other than hydrogen are attached to carbon atom of ring, they are shown in this polygon फार्मूले, ठीक है ना। जिस तरह से मैं यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह से CH2 इसको हम पॉलीगन फार्मूला इसकी इस तरह से है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन बॉन्ड। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। अगर मुझे इस तरह से फॉर एग्जांपल से, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिखाया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है, देखिए आप। तो इसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा यहाँ पे, इट इज लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप डबल बॉन्ड यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ये आप दिखाएंगे यहाँ पे। तो जो कॉर्नर्स है दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और जो साइड्स है दे रिप्रेजेंट कार्बन बॉन्ड। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ पे आप इस तरह से दिखाओगे, और जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आप दो लाइन जहाँ पे दिखाओगे। तो ये थी पॉलीगन फार्मूला फॉर दिस मॉलिक्यूल, इट इज़ इनफैक्ट साइक्लोहेक्सीन। तो ये था एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज़ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हमें अब पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो किस किस तरह से है। हमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो भी पता होनी चाहिए, हमें जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए।
तो इसी तरह से जो पॉलीगन फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।